अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। प्रीवियसली हम लोग सिमेट्रिकल फॉल्ट डिस्कस कर रहे थे, जिसके अंदर हमने देखा था कि हमारे पास जो सिमेट्रिकल फॉल्ट अगर हम कंसिडर करें तो वी नीड टू परफॉर्म अ बैलेंस थ्री फेज फॉल्ट एनालिसिस। उसके लिए हमने इसके स्टेप्स डिस्कस करे थे। देन फिर हमने देखा था कि थ्री फेज फॉल्ट जब अगर होता है तो यूज टू हैव डिफरेंट ट्रांजिएंट्स मीन्स हमारे पास जब जिस टाइम भी फॉल्ट क्रिएट हो रहा होता है एट दैट पॉइंट होता ये है कि जो ओवरऑल वोल्टेज होता है वो इंक्रीज़ कर जाता है ड्यू टू कह सकते हैं हम कि उसके अंदर डीसी कंपोनेंट ऐड हो जाता है। तो फॉर दैट रीज़न हमारे पास होता यही है कि ओवरऑल जो हम सिस्टम का वोल्टेज की बात करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा शूट कर रहा होता है, और उसके अंदर जो है हमारे पास दो तरह के ट्रांजिएंट्स ऐड हो रहे होते हैं, जिसको हम लोग सब ट्रांजिएंट और ट्रांजिएंट का नाम देते हैं। ये हमने प्रीवियस अगर हम वीडियो को देखें तो उसके अंदर हमने ये चीज़ें डिस्कस करी थी। तो हमारे पास थ्री फेस फॉल्ट करंट के अंदर तीन डिफरेंट पीरियड्स आ जाते हैं, जिसको हम सब ट्रांजिएंट पीरियड और स्टडी स्टेट पीरियड का नाम दे रहे होते हैं। इन तीनों पीरियड्स में क्या चेंज आ रहा होता है ये भी हमने लास्ट टाइम डिस्कस कर लिया था। उसके बाद फिर हमने देखा था कि अगर थ्री फेस फॉल्ट करंट की बात करें किसी भी जनरेटर में तो वहाँ पे हम सब ट्रांजिएंट और स्टडी स्टेट वैल्यूज़ को किस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। देन फिर हमने एक इक्वेशन देखी थी जो कि यूज़ करनी थी टू फाइंड आउट ओवरऑल करंट ऑफ द सिस्टम ड्यूरिंग द फॉल्ट, जिसके अंदर हमारे पास सब ट्रांजिएंट और स्टडी स्टेट सारी वैल्यूज़ इंक्लूड हो रही थी। देन फिर हमने देखा था कि अगर इन केस हमें ड्यूरिंग द फॉल्ट फाइंड आउट करनी है वैल्यूज़ फॉर रिएक्टेंसेस, यानी सब ट्रांजिएंट रिएक्टेंस और स्टडी स्टेट रिएक्टेंस, तो उसके हमने ये फॉर्मूले यूज़ करे थे जो कि हमने रिप्रेजेंट करे थे एक्स डबल डैश से, एक्स डैश से और एक्स एस से। देन हमने एग्जाम्पल एक डिस्कस की थी जिसके अंदर हमसे वही ट्रांजिएंट और सब ट्रांजिएंट वैल्यूज़ फाइंड आउट करने को बोला गया था। उसके बाद फिर हमने एक और एग्जांपल देखी थी जो कि थोड़ी सी डिफरेंट थी देन द प्रीवियस वन, जिसके अंदर अगेन हमें फाइंड आउट फॉल्ट करंट ही करना था, बट यहाँ पे सिनेरियो थोड़ा डिफरेंट था बिकॉज यहाँ हमने नोडल एनालिसिस अप्लाई करके सब ट्रांजिएंट करंट की वैल्यूज़ फाइंड आउट करी थी। उसके अलावा एक और चीज़ हमने यहाँ डिफरेंट की थी वो ये कि हमने यहाँ पे वोल्टेज सोर्सेज को कन्वर्ट करा था इनटू करंट सोर्सेस, एंड देन एट द एंड हमें यहाँ से फॉल्ट करंट मिला था। आज हम लोग सिमेट्रिकल फॉल्ट्स की बात करेंगे, बट दिस टाइम जो हम फॉल्ट करंट कैलकुलेशन कंसिडर करेंगे वो हम कंसिडर करेंगे यूजिंग बस एडमिटेंस मैट्रिक्स, यानी कि इस लेक्चर के अंदर हम लोग बस एडमिटेंस मैट्रिक्स भी डिस्कस करेंगे कि ड्यूरिंग द फॉल्ट बस एडमिटेंस मैट्रिक्स किस तरह का होता है। अगेन पहले हम लोग यहाँ पे फॉल्ट कैलकुलेशन देखेंगे यूजिंग थेवेनिन्स थ्योरम, जिसके अंदर हमने एक कंडीशन सपोज की है कि भाई हमारे पास एक जनरेटर है, सिंक्रोनस जनरेटर, जो कि कनेक्टेड है विद अ लोड हैविंग एन एक्सटर्नल ट्रांसमिशन लाइन या जो भी है वायर उसके थ्रू कनेक्टेड है, जिसकी अपनी इम्पीडेंस है जिसको हम ZEXT के नाम से कंसिडर कर रहे हैं। उसके अलावा मोटर जो कनेक्टेड है वो करंट ड्राइव कर रही है विच इज़ रिप्रेजेंटेड बाय IL। एट दैट पॉइंट हमारे पास क्या हो रहा है कि we faced a symmetrical three-phase fault at the
मोटर टर्मिनल्स, यानी कि हमने एक 3 फेज फॉल्ट यहाँ पे अकर हुआ है अक्रॉस दी मोटर टर्मिनल्स। पहले तो ये जो कंडीशन है इसके हिसाब से अगर हम डायग्राम बना लें, तो अगर हम बात करते हैं जनरेटर की, तो प्रीवियसली भी हमने देखा था मोटर हो या जनरेटर हो, हम जब एक इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ कर रहे होते हैं तो हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं वोल्टेज सोर्स से। तो यहाँ पे जनरेटर रिप्रेजेंट हो रहा है हमारे पास EG से विद इट्स इंटरनल रिएक्टेंस, जिसको हम JXD डबल डैश से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। देन ऑन द राइट देख सकते हैं हमारे पास लोड आ रहा है, जिसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं EM से, EM डबल डैश से, और उसके अलावा हमारे पास यहाँ पे इंटरनल रिएक्टेंस आ रही है जो कि रिप्रेजेंट हो रही है JXD डबल डैश से। देन जैसे कि इधर मेंशन था कि हमारे पास एक्सटर्नल इम्पिडेंस भी इंक्लूड हो रही है सिस्टम में, उसको रिप्रेजेंट कर दिया है हमने यहाँ पे ZEXT से, और इसकी भी वैल्यू यहाँ पे नज़र आ रही है। तो ये जो डायग्राम आप देख सकते हैं, दिस इज़ द डायग्राम जस्ट बिफोर द फॉल्ट। इस डायग्राम में ये जो पॉइंट P मेंशन है, ये एक्चुअली सिर्फ इस पर से दिया हुआ है कि हम बता सकें कि जब फॉल्ट अकर हो तो फॉल्ट एक्चुअली इस पॉइंट पे हमारे पास क्या हो रहा है, अकर हो रहा है। जब फॉल्ट अकर होगा तो हमें ये पता है कि ड्यूरिंग दी फॉल्ट जो भी सप्लाईज हो, जो भी लोड हो, ड्यू टू शॉर्ट सर्किट क्या होते हैं, ये आपके आउट ऑफ ऑर्डर जा चुके होते हैं, और यानी कि जहाँ जहाँ ये सप्लाईज होती हैं ये रिप्लेस कर चुकी होती हैं एक शॉर्ट सर्किट से। उसके अलावा हमारे पास इसी जहाँ पे फॉल्ट अकर होता है उधर हम लोग फिर एक वोल्टेज अब VF एक सप्लाई हम कंसिडर कर लेते हैं, बिकॉज उस पॉइंट से ही हमारे पास क्या होता है, जो भी सिस्टम का करंट होता है वो ड्रेन हो जाता है। तो उधर हम एक सप्लाई कंसिडर कर लेते हैं कि भाई ड्यूरिंग दी फॉल्ट क्योंकि सारे सोर्सेज डीएक्टिव हो जाएंगी, और जस्ट एक ये जो फॉल्टी एक सोर्स है ये रिप्रेजेंट कर रही होगी फॉल्ट को। तो उसके हिसाब से फिर हम क्या करेंगे, इसी डायग्राम को रीड्रॉ करेंगे। तो अब अगर मैं फॉल्ट के हिसाब से डायग्राम को रीड्रॉ करूं, तो उससे पहले एक दो चीज़ें और देख लें कि हमारे पास जब हम फॉल्ट की बात करें, जब मैं यहाँ VF सप्लाई की बात करूँगा, तो उसके अक्रॉस जो करंट फ्लो कर रहा होगा वो जो कि जस्ट आफ्टर द फॉल्ट होगा, उसको हम फिर IF डबल डैश का नाम देंगे, बिकॉज वो सब ट्रांजिएंट करंट कहलाएगा। तो ये अब डायग्राम देख सकते हैं, यू कैन सी देयर इज अ शॉर्ट सर्किट हेयर, और शॉर्ट सर्किट यहाँ पे भी हुआ है। उसके अलावा एक्सटर्नल लाइन वो एज इट इज रहेगी। देन हमारे पास जो P है जहाँ पे फॉल्ट अकर हुआ, इधर हमने क्या कर दिया, इधर हमने एक सोर्स कनेक्ट कर दी जस्ट टू रिप्रेजेंट अ फॉल्ट है। तो ये हमारे पास एक इक्विवेलेंट सर्किट है जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है पावर सिस्टम को ड्यूरिंग दी फॉल्ट। IF डबल डैश नज़र आ रहे होंगे यहाँ पे, और यहाँ पे जो वैल्यूज़ दी हुई JXD डबल डैश, JXDM डबल डैश, IGF डबल डैश, IMF डबल डैश, ये सब यही शो कर रही हैं कि ये सब ट्रांजिएंट वैल्यूज़ हैं जो कि जस्ट आफ्टर दी फॉल्ट प्रोड्यूस हो रही होती हैं। अब इसी डायग्राम को रिड्रॉ कर लेते हैं हम, थोड़ा सा इसको रीअरेंज करेंगे सो दैट हमारे पास वोल्टेज सोर्स जो यहाँ नज़र आ रही है वो एक तरफ आ जाए, बाकी जो इम्पिडेंसेस नज़र आ रही हैं वो एक तरफ आ जाए। तो ये इसी डायग्राम की इक्विवेलेंट डायग्राम है जिसके अंदर हमने ये किया है कि क्योंकि हमें यहाँ नज़र आ रहा है कि ये जो JXDM डबल डैश है ये एक्चुअली इन दोनों के पैरेलल में कनेक्टेड है। देख सकते हैं यहाँ पे ये टर्मिनल और ये टर्मिनल, तो इसके पैरेलल में ये सप्लाई आ रही है। मैं इसको घुमा के इन दोनों के पैरेलल में कनेक्ट कर सकता हूँ, और बाकी क्या रह जाएगी, ये सप्लाई अलोन रह जाएगी। तो यही काम यहाँ पे हुआ हुआ है। इधर ये एक स्विच प्लेस करा हुआ है, ये स्विच सिर्फ इस वजह से प्लेस करा हुआ है क्योंकि ये हम यहाँ पे फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग क्या कर रहे हैं, फॉल्टी सिस्टम सिमुलेट कर रहे हैं। तो ये स्विच जो है उस फॉल्ट को जनरेट करने के काम आएगा कि जब हम इस स्विच को कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा, फॉल्ट जनरेट हो जाएगा। अच्छा, अब ज़रा इसकी बाकी वैल्यूज देख लेते हैं कि भाई हमारे पास जब ऑब्वियस है थेवेनिन थ्योरम फॉलो कर रहे हैं, देन आफ्टर हैविंग दिस सर्किट
हमें क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू फाइंड आउट थेवेनिन रेजिस्टेंस। तो थेवेनिन रेजिस्टेंस जो होगी वो अगर देखा जाए यहाँ पे तो जेड एक्स डी डबल डैश जेड ई एक्स डी सीरीज़ में है और इनका सीरीज़ इसके पैरेलल में है। इट मीन्स हम यहाँ पे अगर देखें तो जेड टी एच जो है वन अपॉन जेड टी एच बराबर होगा वन अपॉन एक्स डी डबल डैश जी प्लस जेड एक्स टी प्लस वन अपॉन एक्स डबल डैश डी एम। और जब हम एलसीएम लेंगे तो जो डिनोमिनेटर वाली चीज़ होगी वो क्या होगी, ऊपर आके मल्टीप्लाई फॉर्म में आ जाएगी हमारे पास। तो एलसीएम लेंगे तो हमारे पास जे एक्स डी एम डबल डैश प्लस और ब्रैकेट में जेड एक्स टी प्लस जे एक्स डबल डैश डी जी आ रहा होगा और नीचे हमारे पास एडिशन में आ जाएंगे। तो ये हमारे पास जेड टी एच आ गई फॉर दिस फॉल्टी सर्किट। उसके बाद जब हम करंट की बात करेंगे, ऑब्वियस है जिस टाइम पे हम फॉल्ट अगर होगा तो उसका मेन जो कंपोनेंट है शॉर्ट सर्किट के टाइम पे वो है करंट, फॉल्ट करंट। तो उसको भी फाइंड आउट करना ज़रूरी होगा। तो फॉल्ट करंट डायरेक्टली ओम्स लॉ से निकाल सकते हैं कि आई एफ डबल एच बराबर होगा वी एफ अपॉन जेड टी एच। जेड टी एच ऊपर निकाला हुआ है, वी जस्ट प्लेस्ड वी एफ विद इट। तो ये हमारे पास फॉल्ट करंट की इक्वेशन भी यहाँ से फाइंड आउट हो गई है। उसके बाद एग्जाम्पल देख लेते हैं जो कि सेम जो ऊपर ये सिस्टम है इसी को यूज़ करते हुए क्या है ये एग्जाम्पल डिज़ाइन की गई है। इसमें हमें बताया हुआ है वी हैव अ सिंक्रोनस जनरेटर एंड अ मोटर रेटेड एट 30,000 kVA या फिर 30 MVA 13.2 kV and both have subtransient reactances of 20%. Then the line connecting them has a reactance of 10% यानी कि जो Z external थी on the base of machine ratings. Then the motor is drawing 20,000 kilowatt at 0.8 power factor leading and a terminal voltage of motor is 12.8 kilovolt when a symmetrical three phase fault occur at the motor terminal। यानी कि सेम ये वही कंडीशन दी हुई है। What we have to find out the sub transient current in the generator, motor and the fault by using the internal voltages of the machine। तो देखा जाए तो सिनेरियो पूरा वही है, रेटिंग्स हमें दी हुई हैं सॉरी, वन बाय वन हमें अननोन वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। अब सबसे पहले बेहतर यही है कि अगर हम फॉल्ट वोल्टेज निकाल लें पर यूनिट फॉर्म में तो हमारे पास यहाँ नज़र आ रहा है रेटेड जो वैल्यू है 13.2 यानी कि बेस वैल्यू दी हुई है और एक्चुअल वैल्यू है 12.8। तो अगर मैं एक्चुअल अपॉन बेस वैल्यू कर लूँगा तो मुझे यहाँ से पर यूनिट फॉल्ट वोल्टेज मिल जाएगा। उसके बाद बेस करंट की अगर हम बात करें तो बेस करंट अगर एक्चुअल करंट हमें निकालना है थ्री फेस का तो हमने यहाँ पे क्या किया, हमने यहाँ पे आई बी जो निकाला वो हमने निकाला कि हमारे पास पावर बेस दी हुई है। देन हमारे पास देखा है थ्री फेस का आ रहा है मल्टीप्लाई बाय 13.2 के जो कि रेटेड वोल्टेज है। यानी कि हमारे पास सिंपल ये फॉर्मूला है, अगर हम देखें P इक्वल टू √3 VI बिकॉज ये थ्री फेस है। √3 VI था, आई एक तरफ ले गए, √3 V हम कहाँ ले गए, नीचे लिया है। एंड दिस इज नॉट P, मैं P भूल गया, दिस इज S यानी अपेरेंट पावर। जो हमारे अपेरेंट पावर का फॉर्मूला होता है S बराबर होता है √3 VI के फॉर थ्री फेस। तो ये वहीं से हमने वैल्यू फाइंड आउट करी है कि S इक्वल टू √3 VI, आई एक तरफ ले गए, S अपॉन √3 V हमारे पास इधर आ गया। तो यहाँ से हमें बेस करंट भी फाइंड आउट हो गया। अब बात आती है थेवेनिन रेजिस्टेंस की। तो यहाँ पे हमें मेंशन है कि भाई हमारे पास कितनी थेवेनिन रेजिस्टेंस प्रोवाइडेड है। मींस अगर देखा जाए तो ये सर्किट वही वाला है जो कि हमने इससे पहले यूज़ किया था। तो उसके अकॉर्डिंगली अगर हम देखते हैं यहाँ पे तो हमारे पास जो सब ट्रांजिएंट रिएक्टेंसेस हैं दोनों की वो हैं 20% यानी कि 0.2। और हमारे पास अगर देखा जाए लाइन कनेक्टिंग एक्सटर्नल लाइन जो है उसकी है 10% यानी कि 0.1। तो अगर हम इन सब को ऐड कर दें तो एट दी एंड हमारे पास यही वैल्यू फाइंड आउट, यही वैल्यू निकल के आ रही होगी कि भाई हम 0.2 उसकी आ गई, देन 0.2 और यहाँ पे 0.3 इस तरह से आ रहा है कि जेड एक्सटर्नल प्लस जो मशीन की
और 0.2 जो है हमारे पास वो है हमारे पास किसकी, मोटर वाली साइड की, यहाँ पे जैसे आ रही थी, ये आ रही थी। दिस इज़ 0.2, दिस इज़ 0.1 प्लस 0.2, तो 0.3 इंटू 0.2 इधर आ गया। इधर आएंगे, यहाँ पे भी कुछ इस तरह से आ रहा है हमारे पास, ये 0.1 है, उसके बाद प्लस हमारे पास यहाँ पे 0.2 और 0.2 आ रहा है, तो ये घूम फिर के हमारे पास ये J 0.3 प्लस 0.2 ही फॉर्म होके आ जाएगा। ठीक है, ZTH की अगर आप बात कर रहे हैं और अगर इसमें किसी को कन्फ्यूजन हो रही है तो भाई हमारे जब LCM ले रहे होते हैं तो हम इसी तरह करते हैं कि ऊपर जो है मल्टीप्लिकेशन वाला पार्ट आ जाता है और नीचे उसी चीज़ को हम ऐड कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे हमने वही काम किया है ZTH फाइंड आउट करने के लिए, और सेम यही फॉर्मूला हमने यूज़ करा है। Z एक्सटर्नल जो है इधर भी J आ रहा था, यहाँ पे भी हमारे पास यही कंडीशन आ रही थी, ये 0.3 प्लस 0.2 कुछ इस तरह से आ रहा है कि अगर हम इन सबको ऐड करें नीचे तो यहाँ देखें 0.2 प्लस 0.2 0.4 प्लस 0.1 0.5, तो इधर देख लें अभी 0.3 प्लस 0.2 ही आ रहा है, यानी कि 0.5। तो ये ZTH आ गया। VF हमें पता है, IF डबल डैश निकालना है, हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं अब, क्योंकि दोनों वैल्यूज हमें यहाँ पता है। तो यहाँ से हमें क्या हो गया, फॉल्ट करंट फाइंड आउट हो गया पर यूनिट। उसके बाद हमें बोला गया था कि वी नीड टू फाइंड आउट फॉल्ट करंट फ्रॉम जनरेटर एंड फ्रॉम मोटर। अच्छा, जनरेटर और मोटर के लिए फॉल्ट करंट की बात करेंगे तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे डायरेक्टली हम देखेंगे तो यहाँ करंट डिवाइडर रूल अप्लाई कर देंगे। अकॉर्डिंग टू दैट क्या होता है हमारे पास, अगर हम जनरेटर का करंट निकाल लें तो यहाँ पे हमारे पास टोटल करंट आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय जनरेटर के अपोजिट जो मशीन है उसका करंट और उसका इम्पिडेंस, और नीचे टोटल इम्पिडेंस। तो हमारे पास अपोजिट जो मोटर थी उसकी 0.2 थी, और टोटल सिस्टम की इम्पिडेंस कितनी थी, तो 0.2 प्लस 0.1 प्लस 0.2 यानी 0.5। तो यहाँ से जनरेटर के हमारे पास करंट आ गया। देन सेम ये चीज़ मोटर पे होगी, तो जब हम लोग मोटर वाले एंड पे जाएंगे तो मोटर के अपोजिट अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे 0.3 इस वजह से आ रहा है बिकॉज हमारे पास जनरेटर के साथ साथ जो एक लाइन कनेक्टिंग लाइन थी उसको भी हमें यहाँ पे कंसिडर करना पड़ेगा अपोजिट एंड। तो इस तरह से हमारे पास यहाँ पे क्या है, मोटर का करंट भी फाइंड आउट हो गया। ये पर यूनिट वैल्यूज़ में आ रही थी, बेस करंट हमें पता था, इसको बेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करा दिया, एंड देन एट दी एंड हमारे पास एक्चुअल जो करंट वैल्यूज़ हैं वो फाइंड आउट हो गई। उसके बाद ओवरऑल अगर हम बात करेंगे करंट की तो पर यूनिट में हमें यहाँ मिला हुआ था 8.08, इसको जस्ट हमने क्या किया, जो बेस करंट था उससे मल्टीप्लाई करवा दिया, तो ये हमारे पास करंट फाइंड आउट हो गया ड्यूरिंग दी फॉल्ट। टोटल करंट कितना होगा, और ये जो टोटल करंट आ रहा है ये एक्चुअली समीशन होगा मोटर करंट का और जनरेटर करंट का। यहाँ देख लें, जब हम जनरेटर कंसिडर कर रहे होंगे, जनरेटर का करंट हम निकाल रहे होंगे, तो हमने यहाँ पे क्या किया है, हमने यहाँ करंट डिवाइडर जो अप्लाई किया उसमें हमने मोटर और जो उसकी लाइन इम्पिडेंस है उन दोनों को एक तरफ कंबाइन कर दिया है। इसी वजह से जनरेटर वाले एंड पे हमने सिर्फ अपोजिट एंड पे मोटर वाला उठाया हुआ है, और जब हम लोग मोटर वाली साइड पे आ रहे हैं तो हमने क्या किया है, जनरेटर प्लस जो कनेक्टिंग लाइन थी उसको इम्पिडेंस यहाँ पे ली है। ठीक है, इस वीडियो को गैस यहीं तक लिमिट रखते हैं। यहाँ तक कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो वो थ्रू ईमेल हम इससे पूछ सकते हैं। थैंक यू।